आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 और जिसका नाम है वृत्त, सर्कल, है ना। तो पहले वृत्त के बारे में जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और इनका बेसिक है वो हम देख लेते हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो देखिएगा, वृत्त किसे कहते हैं, यानी कि एक जो चूड़ी के आकार होता है, शेप ऑफ बैंगल, यानी कि ये इस प्रकार का बात अपन मान लेते हैं, ये वृत्त हो गया, ठीक है, पूरी चीजें। तो ये वृत्त का केंद्र है। तो ये बाहरी जो भाग होता है इसको परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि, ठीक। जो बाहरी भाग होता है ये जो होता है ये केंद्र होता है। अब इसके साथ में यदि इसको दो भाग में हम विभाजित कर दें तो ये वाला भाग व्यास होता है। क्या होता है? व्यास, ठीक है। इसके बाद अब मैं ए और बी नाम दे दूं और इस सेंटर का नाम ओ दे दूं। ये ओ से यहां तक डी तक त्रिज्या होती है। क्या होती है? ये त्रिज्या, ठीक है, ओके। जिसके बाद चलो, अब परिधि हो गया, त्रिज्या हो गया, केंद्र हो गया, है ना, व्यास हो गया। इनकी बहुत जरूरत लगती है आपको। त्रिज्या किसे कहते हैं, है ना, परिधि किसे कहेंगे, व्यास किसे कहेंगे, यही आपके ऑब्जेक्टिव में आती है। तो 6 नंबर का टॉपिक है, 6 नंबर आ जाने चाहिए, ठीक। फिर हम इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे। देखो, त्रिज्या किसे कहेंगे, तो देखो परिभाषा में मैं आपको यही लिखा दूं। त्रिज्या, देखो, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को, परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या लिखेंगे? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है भैया। अगला एक और, परिधि किसे कहेंगे? परिधि एक चक्कर में चली गई दूरी, मतलब एक व्यक्ति यहां से चलता है वापस यहीं आ जाए तो क्या हो जाएगा? एक परिधि। जैसे एक टायर है जिसको हमने घुमाया, जहां से घुमाया वापस वही आ गया तो वो हो जाता है परिधि। किसे कहेंगे? एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी पहिए की परिधि कहलाती है। दूसरा क्या हुआ? व्यास। व्यास एक चीज और होती है, जीवा, वो भी लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने, जीवा, ठीक है। अब देखो, व्यास किसे कहेंगे? वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, वृत्त को 2 बराबर भाग में बांटने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए, या हम यूं माने वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए, किससे होकर जाए? जो केंद्र से होकर जाए वृत्त का व्यास कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। आगे फिर क्या आया? जीवा। फिर इन दोनों में अंतर क्या है? जीवा किसे कहेंगे? देखो, बस इतना सा, जो केंद्र से होकर ना जाए, ये लाइन हटा दो, बस यहां तक आपका जीवा का हो जाएगा। कहां तक? जहां मैं बता रहा हूं ये इतना भाग जीवा का है, ये वाला जहां से पोर्शन लगा रहा हूं यहां तक। वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और यदि मैं लगा दूं जो केंद्र से होकर जाए तो क्या कहलाता है? व्यास होता है। तीसरी लाइन लिखा दूं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो ये होगी व्यास, वृत्त का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अगला, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ठीक। इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब जो इसके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो भयंकर है, 2009-19 में आया हुआ है, उस थ्योरम को हम करेंगे।
प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वहां जीवा को समद्विभाजित करता है। इसकी वेरी मोस्ट थ्योरम है। इसके बाद हम फिर क्वेश्चनों को और ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन ले रहा हूं अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव को। तो उसके पहले एक थ्योरम और बची है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद भी करना है और सिद्ध भी करना है, क्योंकि यहाँ 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो 4 नंबर में यही थ्योरम्स आती है। तो इसको सिद्ध भी कर देते हैं और फिर मैं इसके ऑब्जेक्टिव को कराता हूं। ठीक, अब देखो प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आएगा, सिद्ध कीजिए कि, प्रश्न क्या है जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आपको करना है। देखो चित्र बनाना है, वृत्त, तो वृत्त बना दो। वो बोल रहा वृत्त के केंद्र से लगा दिया। प्रश्न को ध्यान समझो, फिर एक साथ उतार लेना आप, है ना, वीडियो को रोक के। वृत्त के केंद्र से केंद्र लगा दिया। जीवा पर, जीवा ये लगा दी मैंने, जीवा वृत्त के केंद्र से जीवा पर, तो जीवा मैंने ले ली ए और बी, ये 2 पॉइंट ले लिए। देखो यहाँ जीवा बताया था मैंने, इसको जीवा कहते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब का मतलब ये होता है कि सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में विभाजित करे, या फिर जहां पर लंब डाले वहां 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है, देखो ये तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। जीवा पर डाला गया लंब, फिर क्या बोल रहा है, जीवा को, ये सिद्ध करना है, जीवा को समद्विभाजित करता है, सिद्ध करना। ये ओ लिखा, जहां काट रहा है इसको एम नाम दे दिया मैंने, और ये अब देखो क्या करना है, बहुत ही सरल है। जितनी भी थ्योरम्स होगी सबको एक ही थ्योरम के माध्यम से समझा दूंगा। देखो कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा, दिया है, देखो घंटा बनाओ अभियान, कैसे करना है, अब दिया है। ठीक, दिया है, कैसे दिया है, वृत्त का केंद्र ओ, वृत्त का केंद्र ओ दिख रहा है कि नहीं आपको, ओ वृत्त का केंद्र है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, ओ वृत्त का केंद्र है, जो अपनी भाषा में जैसे आप लिख सकते हैं, ओ वृत्त का केंद्र है। ए बी वृत्त की जीवा है, ए बी वृत्त की जीवा है, बिल्कुल सही है, हो गया। दूसरा क्या, और क्या दिख रहा है, ओ एम लंब है ए बी पर, इसका मतलब है ओ एम लंब है, ये टी का जो उल्टा टी का निशान है, लंब का प्रतीक है परपेंडिकुलर का, ओ एम लंब है ए बी पर, ये आपको दिया है। आगे क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो ये आपको करना है कि जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता सम बराबर द्वि, 2 भाजित बांटना, बराबर भाग में बांटना, अर्थात ये सिद्ध करना है ए एम बराबर एम बी। देखो ए एम बराबर एम बी, ये क्या करना है आपको सिद्ध करना। उसी में से लिख रहा हूं मैं, प्रश्न में से, अभी तक कुछ भी मन से यहां तक भी लिख दिया। 2 नंबर, एक तो चित्र का मिल गया आपको और 1 नंबर इसका मिल गया। आगे देखो, पर आप 1 में 4 के 4 ही लो ना, दिक्कत ये है। आगे लिखो रचना। रचना किसे कहते हैं, जो प्रश्न में नहीं होती है और हमारे मन से करते हैं, उसे रचना कहते हैं। अब क्या हुआ रचना में, देखो ध्यान से, रचना में मैंने इसको मिला दिया। देखो ये नहीं था प्रश्न में कहीं से कहां तक भी, तो मैंने क्या लिखा, ओ ए एवं ओ बी को मिलाया, ये हो गया रचना। क्लियर। आगे क्या लिखना, उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में इसको प्रूफ बोलते हैं। प्रूफ का मतलब अब कोर्ट में लाके प्रवेश करो, बताओ भैया कैसे है, सिद्ध कैसे हुआ, बताओ कि अब तुम बताओ कि कैसे सिद्ध हुआ। अब क्या करना है, 2 त्रिभुज लेना है। जो मैंने सर्वांग समता वाला जो 6ठा चैप्टर है, आप उसको कंप्लीट वीडियो के माध्यम से कर लेना, डाला हुआ है यूट्यूब पे भी डाला और एप्लीकेशन पे भी है ना। जो पार्ट 6 है और 7 में बताया मैंने सर्वांग समता के बारे में, तो सर्वांग समता में लेंगे आप 2 त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज किस किस में, ए एम ओ, त्रिभुज ए एम ओ एवं त्रिभुज ए एम बी में
क्या है, देखो सॉरी AMB नहीं, OMB में दो त्रिभुज ले लिए, देखो ध्यान से AMO OMB दो त्रिभुज ले लिए। अब क्या करा इस दो त्रिभुज में, ध्यान से देखिएगा, OA बराबर OB, देखो तीन चीज बराबर करनी, OA बराबर OB, क्यों है बराबर, कारण लिखना है, तो लिखना एक ही वृत्त की त्रिज्या और एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या और एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। ये देखो ध्यान समझना, OA OD OB ये सब बराबर होती है, क्योंकि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो क्या लिख दिया, एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए भैया बराबर हो गए। दूसरा कारण क्या लिखा, OM बराबर OM बराबर OM, ये क्या लिखा आपने, उभयनिष्ठ, क्या लिख दिया, उभयनिष्ठ का मतलब इंग्लिश में इसको कॉमन बोलते हैं। ये इसका मतलब है OM बराबर OM दोनों बराबर है, दोनों कैसे हो चुके बराबर, तो ये कॉमन हो चुका। आगे क्या लिखना है, अब ये तो सिद्ध करना, एक लिखो आप कि ये 90 डिग्री है, AM देखो एंगल AMO और एंगल OMB बराबर 90 डिग्री, यहाँ लिखो प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण, ठीक है भैया। अब बस हो गया और बराबर, देखो मैंने तीन कारण बताए थे तो तीनों से बराबर है, तो आपको क्या लिखना है, अतः ये लिखेंगे त्रिभुज AMO सर्वांग सम त्रिभुज OMB, और यह लिखना है RHS थ्योरम से, किससे, RHS सर्वांग समता, RHS सर्वांग समता से, ये लिखना। पार्ट 7 की सर्वांग समता कर लेना तभी समझ में आए, बस ये 3 लाइन का नंबर है ये जो बता रहा हूं, ये लिखना सर्वांग समता से। अतः क्या सिद्ध करना था, ये लिख दो, अतः क्या सिद्ध करना है, AM बराबर MB, बस ये सिद्ध हो गया। 4 नंबर का और 2019 में आया हुआ है। इसकी विलोम भी आती है, कुछ नहीं करना है। विलोम क्या आता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये सीधी है, उल्टी हो जाएगी। यदि वृत्त का जो केंद्र है, यदि ये समद्विभाजित कर रहा है, वृत्त का जो यदि एक मुख्य बिंदु है यदि समद्विभाजित करता, सिद्ध कीजिए कि ये वृत्त इस पर लंब है, अर्थात ये 90 डिग्री बराबर करना। रिक्त स्थान यहाँ से ज़्यादा हुए हैं और फिर ऑब्जेक्टिव है, पहले हम इसका रिक्त स्थान देख लेते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की पहला ऑब्जेक्टिव है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं। अभी बताया था, आप यदि पेज पलटोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या जाएगा राइट आंसर, वृत्त का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा है, वृत्त के एक ही खंड, वृत्त के एक ही खंड में कोई दो कोण तो हमेशा लिखना बराबर होते हैं। पहले समझ लो ये है क्या, जैसे वृत्त है, वृत्त के एक ही खंड में यदि मैं दो चाप इस तरीके से लिख दूं, ये त्रिभुज है और इस तरीके से ये लिया मैंने, ये वाला, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, बराबर। कैसे होंगे, बराबर। ये अभी तो बड़े छोटे हो गए क्योंकि केंद्र यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनेंगे तो ये वृत्त के कैसे हो जाएंगे, बराबर। इसको बोलते हैं अवधा में बने कोण बराबर होते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान समझो, ये वृत्त है, ये वृत्त है और मैंने बताया था ये जीवा होती है। तो वृत्त पर स्थित, मैंने क्या लिखा, वृत्त पर स्थित ए और बी बिंदु है, तो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। रेखाखंड, रेखाखंड का मतलब इसके दो बिंदु हो गए। रेखा और रेखाखंड में अंतर बताया था, जिसका कोई अंत बिंदु हो रेखा होती, तो रेखा यहां हो नहीं सकती। इसके दो बिंदु हैं इसलिए ये जीवा है और साथ में इसको एक रेखाखंड भी है। ठीक है भैया, चलेगा। तो इसका राइट आंसर जीवा हो चुका है ना। आगे देखिएगा, दो वृत्त सदैव होते हैं। देखिएगा, दो वृत्त, ये वृत्त है और ये वृत्त है, तो दो वृत्त होते हैं समरूप। एक्चुअल में ये है क्या, मैंने समरूप और सर्वांग सम के बारे में पार्ट 7 में बताया। ये समरूप है। समरूप का मतलब होता है समान रूप। जैसे कि पिता पुत्र के चेहरे मिल जाते तो अपन की क्या, उसके पापा की जैसे लगता है इसका चेहरा, या इसके मम्मी की तरह, या इसके बहन की तरह, मतलब रूप एक जैसे पर आकार अलग अलग है।
उसको क्या बोलते हैं? समरूप। सम यानी समान, रूप यानी रूप। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि देखो ये एक जैसे तो है, गोल तो है, पर बड़े छोटे इसको बोला जाता है समरूप। और सर्वांग सम का मतलब होता है एक ही कंपनी के दो जोड़ी जूते, 7 नंबर यानी कि 7 नंबर, 6 की बात ही नहीं होनी। क्या बात क्लियर है ना? चलेगा। तो यहां समरूप का मतलब समझ में आया। तो यहां लिखा अपन ने कि दो वृत्त सदैव होते हैं तो हमेशा समरूप होंगे। क्या होंगे? कहीं के वृत्त हो समरूप होंगे। ये 2019 में आया है। अगला प्रश्न लिखा, वृत्त का केंद्र वृत्त के स्थित होता है तो अभ्यंतर में। क्या होता है? अभ्यंतर में। एक और, अर्धवृत्त का कोण होता है तो समकोण। अर्धवृत्त का कोण होता है तो अर्धवृत्त का कोण यहां लिखा 180 डिग्री। कितना हो चुका? अब यहां पर अर्धवृत्त का कोण की बात करूं तो जैसे ये लिखा मैंने, ये अर्धवृत्त हुआ, तो यहां जो सेंटर पर होगा तो ये 180 होगा। कितना होगा? 180। क्या बात क्लियर है? तो यहां ध्यान होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव थे रिक्त स्थान। आगे लिखा है, ये जोड़ी भी दी है जो आपको डिस्प्ले पर दिख रही है कि अर्धवृत्त में अंतरित कोण होते हैं, तो इसका राइट आंसर है 90 डिग्री, है ना। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, तो ये 180। चक्री चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? ध्यान समझो, ये वृत्त है और वृत्त पर स्थित यदि इसके अंदर कोई वृत्त बन रहा है, ये जिसके चारों, देखो चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, चक्री चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? इसके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है सम्मुख कोण? 180 होता है। मतलब ये ए बी सी और डी, ए और सी का योग 180, बी और डी का योग 180। तो प्रश्न पूछा है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? तो राइट आंसर है 180। चक्री सम चतुर्भुज ये भी दिया है तो 90 का हो गया भैया, है ना। इस तरीके से आपको दिया है दो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का व्यास के लिए दो बराबर वृत्त की त्रिज्या है, तो ये आपको जोड़ी दी है, ये आ जाएगा। फिर सत्य असत्य में दिया गया है, तो आपको करना क्या है? मैंने यहां देखा कि आपको जो आपको मैंने वृत्त के बारे में कॉन्सेप्ट बताया था उसको आप अच्छे से याद कर लो, तो ये वृत्त से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक जो मैं थ्योरम आपको बताई है वो थ्योरम अच्छे से कर लो, ठीक है। अब चलिए, एक प्रश्न दिया गया है कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यही करा देता हूं, है ना। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त बनाया, ऐसा प्रश्न आता है, वृत्त बना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये लिखा मैंने, ये जीवा भी बना दी और ये भी बना दिया। ऐसा चित्र था आपके पास, देखो अभी मैंने बनाया था वृत्त के केंद्र वाला 90 डिग्री। अब यहां पर सबसे पहले देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये तो हो चुकी ए बी और ये एम और ये ओ, अभी चित्र बनाया था अपन ने जस्ट। ये देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये तो 5 हो चुकी। वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये लंबाई दी उनने 3। वो बोल रहा है जीवा की लंबाई याद कीजिए। अब यहां हमें समकोण त्रिभुज का यूज करना है। क्या करना है? समकोण त्रिभुज ए एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ओ ए का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक। ओ ए का वर्ग कितना हुआ? 5 का वर्ग। ओ एम कितना है? 3 का वर्ग। और क्या हो चुका? ए एम का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 प्लस ए एम का वर्ग। प्लस का 9 इधर आया तो काय का हो गया? माइनस का। 25 माइनस 9 ये आ चुका ए एम का। 25 में 9 गया तो 16, ए एम का वर्ग बराबर 16। इधर से वर्ग हटता है तो इधर रूट लग जाता है, रूट 16। तो ए एम की वैल्यू हो चुकी है 4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है जीवा की लंबाई क्या? जीवा पूरी को बोलते हैं। अब आधी 4 है तो इधर की 4 हो गई, तो 4 दूनी कितना हो चुका? 8। तो जीवा बराबर हो चुका 8 सेंटीमीटर। आपको ऑप्शन भी दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आते हैं और इसमें पूछे भी जाएंगे। तो इस चैप्टर से आप इतना ही कर लीजिएगा जो कल के लिए सफिशिएंट रहेगा। ओके। जिस